लोकतंत्र व संविधानवाद का जो ऐतिहासिक विकास है, आज का टॉपिक हमारा ये है इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? देखो पूरा का पूरा जो पॉलिटी का जो टॉपिक हमारा है इसी चीज़ पे टिका हुआ है कि आखिर संविधान क्या होता है और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की जो बात कहते हैं, इसी चीज़ को पढ़ना है हमको। आज का टॉपिक हमारा है। देखो लोकतंत्र की बात जो हम आज कह रहे हैं, दरअसल हम लोगों को ये लगता है कि लोकतंत्र ना कोई आधुनिक चीज़ है, मॉडर्न टाइम का चीज़ है, अभी के समय का चीज़ है, और पुराने समय में सिर्फ और सिर्फ राजतंत्र ही होता होगा, एक राजा होता होगा, उनकी रानियाँ होती होंगी, राजा के हिसाब से कानून चलता होगा। हम लोगों के दिमाग में एक्चुअली पुराने समय को लेकर के सिर्फ यही सोचते हैं, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। देखो ये बात भी सही है कि डेमोक्रेसी एक बहुत ही नया चीज़ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि पहले के समय में डेमोक्रेसी नाम का चीज़ ही नहीं था, कोई संविधान नहीं था, ऐसा नहीं है। उस समय के दौर की भी अगर देखो पुराने समय की अगर हम बात करें तो जैसे हम यूनान की बात अगर हम करें तो जब हम यूनान की सभ्यता जब हम पढ़ेंगे इतिहास में, कभी वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे वहाँ पे यूनान के बारे में हम जब बताएंगे तो वहाँ पर क्या होता था, यूनान में क्या होता था कि वहाँ पे सारे स्वतंत्र नागरिक मिल करके कोई फैसला करते थे। यानी कि ऐसे समझो जितने भी सारे वहाँ पे जो स्वतंत्र नागरिक होते थे वो सब लोग मिल करके तय करते थे इस राज्य का कानून कैसा होगा, राजा कौन बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि जो शासक चुनते थे हम लोग, आम नागरिक लोग मिल करके तय करते थे, चुनाव होता था उनका, अपने मन से कोई भी राजा नहीं बन जाता था। यानी कि प्रशासन के तौर पर अगर देखा जाए तो स्वतंत्र नागरिक मिलकर निर्णय करते थे, राजा की मनमानी नहीं होती थी, क्योंकि राजा ये लोग मिल करके ही चुनते थे। अच्छा, उस समय के स्वतंत्र नागरिक की अगर बात करें तो स्वतंत्र नागरिक में कौन कौन नहीं आएगा? जैसे कोई दास प्रथा तब चल रहा था, तो कोई भी दास इस मामले में फैसला नहीं करते थे, ये लोग मिल करके तय नहीं करते थे कि राजा कौन बनेगा। तो उसमें दास नहीं आते थे, उसमें ना ही स्त्री आती थी। स्त्रियों की स्थिति तो आप देखोगे आज से नहीं, पुराने समय से देखो, जब कंपेयर करोगे तो पहले की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, अभी तो थोड़ा बहुत बेटर भी है। तो यूनान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर दासों और स्त्रियों को अधिकार नहीं था, जबकि स्वतंत्र नागरिक मिल करके तय करते थे कि आखिर राजा कौन बनेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है ना हमको, डेमोक्रेसी का यहाँ पर दिख रहा है हमको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इराक की, तो इराक में भी जो बेबीलोनियाई सभ्यता जो था उस समय जो हम्मुराबी की संहिता, ये एक प्रकार का क्या है, बुक है, ये क्या है, किताब है। और ये किताब जो है किनके द्वारा लिखा गया है? राजा हम्मुराबी के द्वारा लिखा गया। किसके बारे में लिखा गया? हम्मुराबी, ये राजा का नाम है, उनके बारे में ही इस पूरा किताब में लिखा हुआ है। और ये कब के टाइम की बात कह रहा? ये कह रहा 1780 BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि लगभग ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन की बात हम कह रहे हैं, यानी कि उसके पैरेलल की बात करें। उस समय बेबीलोनियाई सभ्यता चल रहा था, और उस समय देखो कि ये जो हम्मुराबी की जो संहिता जो बुक है उसमें 282 कानून के बारे में चर्चा है। यानी कि एक तरह से वो क्या है, कानून का किताब है। तो कानून का किताब का मतलब क्या होता है? कानून का किताब का मतलब होता है कि यहाँ पर संविधान था कि नहीं, यानी कि बेबीलोनिया समाज में जो लोग चलते थे किस हिसाब से चलता था? उस समय कौन सा कानून चल रहा था, किन के हिसाब से चल रहा था? हम्मुराबी की संहिता के माध्यम से चीज़ें चलती थी। अगर हम बात करें तो इराक की बात बोल दी, यूनान वाला भी हम लोग समझ लिए। अब बात करते हैं हम लोग भारत। अगर हम वैदिक काल के टाइम की बात करें तो सभा और समिति का जो हम बता रहे हैं, उस समय सभा और समिति के माध्यम से ही राज्य चलता था। मतलब राजा जो चुने जाते थे उस राजा के फैसले में सभा और समिति दोनों का योगदान होता था, और राजा का चुनाव भी दोनों के माध्यम से होता था। सभा क्या है? वृद्ध जनों के समूह को क्या बोलते हैं? सभा। आमतौर पर राजा को कोई भी सलाह अगर देना होता था तो राजा किससे सलाह लेते थे? वृद्ध जनों से, यानी कि किससे लेते थे? सभा के माध्यम से कोई भी फैसला लेते थे। और समिति क्या होता था? आम लोगों का समूह। देखो वैसे तो राजा का चुनाव समिति के माध्यम से होता था, क्योंकि आम लोगों के माध्यम से राजा का चुनाव होता था, लेकिन राजा के चुनाव में कई बार इनका भी योगदान होता था। तो राजा को जब कोई बड़ा फैसला लेना होता था, सलाह लेना पड़ता था, तो किनसे लेते थे? सभा से। जबकि राजा का चुनाव किसके माध्यम से होता था? समिति और सभा दोनों का योगदान होता था राजा के चुनाव में, ठीक है। लेकिन वो सलाह इनसे लेते थे, इनसे नहीं, क्योंकि ये क्या है, आम लोग है, आम लोगों से कोई सलाह नहीं लेता है। सलाह किससे लिया जाता है? समझदार लोगों से, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें संविधानवाद की या फिर लोकतंत्र की बात करें तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में भी बार बार ये बात कहते आ रहे हैं कि एक राजा को कैसा होना चाहिए? लोक कल्याणकारी। एक राजा को हमेशा जनता का ज़्यादा फिक्र होना चाहिए था। यानी कि वहाँ भी क्या दिख रहा है आपको? वहाँ भी डेमोक्रेसी दिख रहा है ना। यानी कि लोकतंत्र, यानी कि जो कौटिल्य है अपने अर्थशास्त्र के माध्यम से आम जनता की क्या ताकत होती है उस चीज़ को बताने का कोशिश यहाँ पे वो अच्छे से की है। ये वाला बात समझ में आ गया? अच्छा, ये तो हमारा पुराना टाइम की बात करें।
अगर वर्तमान दौर की जो बात कर, जो आधुनिक काल की जो बात कर, देखो वैसे आधुनिक काल का ही ये कंसेप्ट है, क्योंकि देखो ये छिटपुट घटना ही कह सकते हो कि हाँ ये मतलब क्या कह सकते हो, एक्सेप्शन कह सकते हो कि पुराने समय में इस तरह से भी चीज़ें मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी के तत्व दिखते हैं, लेकिन अधिकांश जो है पुराना टाइम कैसे चला, राजतंत्र के हिसाब से चला। वहाँ पर लोकतंत्र का तो नाम ही नहीं था। देखा जाए तो जैसे पुराने समय में अधिकांश सारे जगह पे राजतंत्र चल रहा था और लोकतंत्र नाम मात्र का, नहीं मात्र का था, जैसे ये देख लो बहुत ही कम था। जबकि वर्तमान काल की अगर बात करें तो अब राजतंत्र बहुत ही कम देखता है, जबकि लोकतंत्र को लेकर के अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो चुके हैं। अब सभी जगह पे वर्तमान दौर में लगभग सभी जगह पे आपको लोकतंत्र ही देखने को मिलेगा। सब लोग अब डिमांड कर रहे हैं लोकतंत्र का। अभी तुम देख लो नॉर्थ कोरिया में चल रहा है ना राजतंत्र वहाँ पर है, लेकिन वहाँ के लोग भी क्या चाहते हैं कि लोकतंत्र आ जाए। इराक, सीरिया, यमन, ओमान, सब जगह लोकतंत्र का डिमांड उठ रहा है। इधर की चाइना में भी लोकतंत्र के लिए बहुत सारे लोग जो डिमांड कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो अब जो एक एक करके इसको देखेंगे, आखिर जो आधुनिक काल की जो बात हम करते हैं, ये जो लोकतंत्र और संविधानवाद की जो बात करें, उसकी शुरुआत हुई कहाँ से। तो देखा जाए इसका सबसे पहला शुरुआत कहाँ से हुआ था, इंग्लैंड की क्रांति से। दुनिया में लोकतंत्र की जो स्थापना धीरे धीरे शुरुआत हुआ था, इसका ये स्टेज है, क्योंकि इसी प्रकार से क्रम के तरीके से, इसी क्रम से जो है धीरे धीरे दुनिया में सब जगह लोकतंत्र फैला। तो लोकतंत्र का जन्मदाता फिलहाल अभी जो आधुनिक काल के अगर हिसाब से कहें तो वो कहाँ पर है, इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड की क्रांति जो 1688 में हुआ था, वहाँ से शुरुआत हुआ। उसके बाद फिर अमेरिकी क्रांति में भी 1776 में अमेरिका में भी क्रांति हुआ था। उसके बाद फिर फ्रांसीसी क्रांति। तो अभी इसको रव करके मिटा करके इस तीनों के बारे में आपको बताने वाले हैं कि आखिर इंग्लैंड की क्रांति में क्या हुआ और अमेरिकी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या हुआ। ठीक है, इसको पहले बिठाते हैं। देखो अब हम लोग समझते हैं कि इंग्लैंड की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, अमेरिकी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं और फ्रांसीसी क्रांति। ये तीनों का पढ़ने का वजह क्या है, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकतंत्र जो है वो किस तरह से आगे धीरे धीरे आया। ठीक है, लोकतंत्र का निर्माण जो है दुनिया में कैसे पता चला, दुनिया में लोग लोकतंत्र को कैसे समझे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति जो 1688 में हुआ था। इसको एक प्रकार से क्या बोलते हैं, रक्तहीन क्रांति, यानी कि ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस क्रांति में किसी का भी कत्ल नहीं हुआ था, किसी का खून नहीं हुआ था, चुपचाप शांति तरीके से क्रांति हो गया। देखो क्रांति का मतलब क्या होता है, क्रांति का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं। क्रांति का मतलब होता है एक बहुत बड़ा चेंज, एक ऐसा चेंज जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब जो वर्तमान जो ट्रेडिशंस जो चल रहा है, अगर उसमें काफ़ी बड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है चलो आते हैं, अगर काफ़ी बड़ा अगर कोई चेंजिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्रांति बोलते हैं। अब देखो हुआ क्या था 1688 में, उस समय वर्तमान में राजा कौन था उस समय का, जेम्स सेकेंड राजा था। कहाँ का, इंग्लैंड का ये राजा था। अब देखो राजा का मतलब उसमें राजतंत्र चल रहा था। उसी टाइम एक विचारक वहाँ पे पैदा हुए इंग्लैंड में, उनका क्या क्या नाम है, जॉन लॉक। इनके बारे में एकदम मत भूलना, क्योंकि गांधी जी भी खुद इनको पसंद करते थे। जॉन लॉक को गांधी जी बहुत पसंद करते थे। जॉन लॉक जो है एक विचारक थे, बहुत बड़े थिंकर थे। उनका विचार क्या था, उदारवादी, यानी कि लिबरलिज्म। उदारवादी का मतलब क्या होता है, उदार मतलब क्या, लिबरल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा कठोर शासन व्यवस्था में यकीन ना रखता हो। उदारवादी सिस्टम में क्या होता है, लिबरल सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पर व्यक्तियों का महत्व दिया जाता है। यानी कि राजा की मनमानी यहाँ पे चलेगा नहीं। हम लोग कभी डिटेल में पढ़ेंगे सारे दर्शन के बारे में, जब हम पढ़ाएंगे कि लिबरलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी बस ये समझो कि जॉन लॉक चाहते थे कि राजा का मनमानापन ना हो, आम लोगों का शासन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शासन आम लोगों का होना चाहिए। और ये जॉन लॉक कहते थे, ये व्यक्तिवाद को, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसी उदारवादी चिंतक, इनकी उदारवादी व्यवस्था की वजह से क्या हुआ, व्यक्तिवाद का विकास हुआ। यानी कि लिबरलिज्म से क्या हुआ, व्यक्तिवाद का विकास हुआ। यानी व्यक्तिवाद का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर समाज में व्यक्ति का महत्व भी उतना ही रहा जितना कि राजा का था। तो व्यक्तिवाद मतलब कोई बुरी चीज़ नहीं है। व्यक्तिवाद का मतलब क्या होता है, या जहाँ पर कि समाज से ज़्यादा किसको वेटेज देता हो, व्यक्तिवाद। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जब जब तुमसे कोई राष्ट्रवादी बात कहता हो कि नहीं तुमको भारत के लिए ये करना है, देश के लिए ये करना है, देश के लिए मर मिटना है, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, वो तुमसे एक तरह से समाजवादी टाइप का विचार है, जो कि व्यक्ति, यानी कि वो समाज को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, देश को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि समाज और देश बाद में, पहले अपना देख लो, तुम अपने लिए जियो, देश के बाद में जी लेना आराम से। यानी यहाँ पर किसको ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, व्यक्ति को, ना कि समाज को। समझ में आ रहा है। तो व्यक्तिवाद का मतलब क्या होता है, जहाँ पर व्यक्ति को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता हो। और समाजवाद का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कि समाजवाद का
ज़्यादा वैल्यू दिया। देखो व्यक्तिवाद अपने आप में कुछ नहीं है, व्यक्तिवाद उदारवाद का एक रूप है। जो लोग लिबरल टाइप के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर किसकी बात करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, है ना। जबकि जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो कहेंगे पहले देश का जरूरी है, समझो। तो देश हित से मतलब कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति समाज को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और एक व्यक्ति इसको मानता है व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति की आज़ादी उसके लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि चलो ठीक है, ये मतलब हम लोग तो जो राजतंत्र में जो जी रहे हैं, ये क्या जीने का तरीका गलत है। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि जो आम पब्लिक थे वो जेम्स सेकंड के खिलाफ जो विद्रोह करने लगेगा। अब सब लोगों को लगेगा भाई ये राजा क्यों बनेगा और ये हम पे शासन क्यों करेगा, हम नहीं मानते इसको राजा, मतलब इसका कौन सा हक, इसको मतलब कौन सा देवता का कौन सा ताकत मिल गया है कि हम लोगों पे शासन करेगा। यानी कि लोग धीरे धीरे अपने अधिकारों के प्रति क्या होते चले गए, जागरूक होते चले गए, सचेत होते चले। जागरूक किया कौन, जॉन लॉक। अब ये क्या करेगा, व्यक्तिवाद का विकास हुआ और इसके वजह से क्या हुआ, अब राजा जनमत का विरोध देखकर चुपचाप क्या करेगा, पराजय। राजा देख चुका, देखो राजा समझदार था, राजा समझदार था, ये जेम्स सेकंड समझदार था, जानता था कि अगर हम थोड़ा सा विद्रोह को दबाने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है मेरी हत्या भी हो जाएगी, क्योंकि ये अनुमान लगा लिया था कि अब ये विद्रोह दबने वाला नहीं है, अब ये विद्रोह हो करके रहेगा, क्रांति हो करेगा। राजा समझदार था, चुपचाप कुछ नहीं बोला, गद्दी छोड़ दिया, चल भाई जैसे चलना है वैसे शासन चलाओ। तो जब ये गद्दी छोड़ करके चला गया तो फिर आम लोग मिलकर के क्या फैसला किया, आम लोग बोला एक काम करते हैं, राजा तो चला गया, अब राजा की जो बेटी है उसका नाम था मैरी और उसका पति जो था उसका नाम क्या था, विलियम। तो ये लोग मिलकर क्या किए, मैरी और विलियम को क्या बना दिया, इसका राज्याभिषेक कर दिया कि चलो ठीक है अब से राजा कौन हो जाएंगे, तुम दोनों हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा का बेटी मतलब राजा की जो बेटी थी और उसका जो दामाद था वही दोनों मिलकर के राज का संभालने लगा। तो राजा को इस बात से थोड़ा संतुष्टि भी था कि चलो कोई बात नहीं, हमको हटाया तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी को तो मिला ना भाई। लेकिन ये जो राजतंत्र, सुनो, ये जो दोनों को राजाभिषेक जो किया गया है ये सिर्फ क्या था, नाम मात्र का राजा था। आप राजा तो बना दिए लेकिन आपको कैसे चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से। संविधान कौन बनाएगा, आम नागरिक। कानून कौन बनाएगा, आम नागरिक, आम पब्लिक मिलकर के तय करेंगे क्या क्या कानून होगा। ध्यान देना, यहाँ पर कोई लिखित कानून है क्या, नहीं, यहाँ पर कोई लिखित कानून नहीं है, लोगों की मर्जी के हिसाब से चलेगा। आप राजा हो लेकिन कैसा, प्रतीकात्मक रूप से। असली राजा मतलब कि राजा कहने के हो कि आप हो राजा हो, लेकिन किसके हिसाब से हो, कंट्रोल किसके हाथ में है, संविधान के हाथ में हो, आम जनता के हाथ में है कंट्रोल इसका। तो ये इस तरह से क्या देखें, इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति से भी समझ में आ रहा है कि आखिर संविधान का विकास कैसे धीरे धीरे। अब देखना, इंग्लैंड की क्रांति की वजह से आसपास के जितने भी देश होंगे सब लोग प्रेरित हो गए, इवन यहाँ तक कि भारत को भी लगा रहे यार, जब वहाँ की आम जनता जब ऐसे इतनी बड़ी ताकत की जो जेम्स सेकंड को जब हरा सकती है तो हम लोग भी हरा सकते हैं। तो धीरे धीरे सभी लोग इंग्लैंड से प्रेरणा लेने लगा। अब देखो उसके बाद क्या होता है, 1688 के बाद 1776 की लगभग 100 साल के बाद अमेरिका में भी क्रांति हो जाता है। मजे की बात देखो, यही अमेरिका पे इंग्लैंड जो कैप्चर भी किया हुआ था, अमेरिका का पहले किसका गुलाम था, इंग्लैंड का उपनिवेश था, यानी कि कॉलोनिज्म था, कॉलोनी था, ऐसे कहो कॉलोनी, कॉलोनिज्म एक शब्द जिसका मतलब होता है उपनिवेशवाद होता है। तो अमेरिका खुद इसका गुलाम था, इंग्लैंड में क्रांति हुआ और उसी को देख करके ये भी सीखा और ये खुद किसके खिलाफ क्रांति कर दिया, इंग्लैंड के। तुम्ही से सीखे और तुम्ही पर जो है हथियार लगा दिए कि चलो अच्छा है तुम्ही से सीखे है ना। तो क्या हुआ देखो, उस समय क्या हुआ, तो जॉर्ज वाशिंगटन नाम के एक बहुत ही शानदार व्यक्ति थे। देखो हर एक देश में एक व्यक्ति बहुत ही शानदार रहे हैं और उनके वजह से बहुत बड़ा चेंजिंग आया। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये क्या किए, उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो लोगों को एकजुट किया, क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन समझ रहे थे कि यहाँ पर जो पूरा ब्रिटेन के लोग यहाँ पर आके कैप्चर किए हुए हैं। तो धीरे धीरे क्या किया गया, अब जॉर्ज वाशिंगटन एक नेता के रूप में उभरा और वहाँ पर आम पब्लिक को सबको क्या किया, जागरूक करने का शुरुआत किया, जागरूक करते चला गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 1776 में फाइनली क्या हुआ, ब्रिटेन से अमेरिका पूरी तरह से आज़ाद हो गया। वो बोस्टन टी पार्टी वाली जो घटना वगैरह हुई उसको हम आराम से जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना वहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल, अभी तुम शॉर्टकट बता रहे हैं सिर्फ। अभी तो जो आज का टॉपिक बस ये है कि भाई कैसे आखिर संविधान का विकास हुआ उसको हम शॉर्ट में समझ रहे हैं। जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर और डिटेल में अमेरिकी क्रांति को एक एक स्टेप करके बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1776 में क्या हुआ, अमेरिका फाइनली किससे, ब्रिटेन से क्या हो गया, आज़ाद हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 13 अमेरिकी राज्य मिल करके आपस में फैसला किया। अमेरिका में शुरुआत में 13 राज्य थे, आपस में सब लोग मिलकर के फैसला किया कि चलो ठीक है, सब लोग मिल करके केंद्र का निर्माण करते हैं और उसके बाद एक संविधान बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक संविधान मिलकर के बनाया और संविधान को क्या किया, 10 साल के बाद उसको लागू कर दिया। 1700 यानी कि 11 साल के बाद 1787 में क्या हुआ, अमेरिका में संविधान लागू हो गया। और ये दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान था, क्योंकि इंग्लैंड में भी तुम देख रहे हो ना, कोई लिखित संविधान था
जबकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लिखित संविधान है। अब इसी क्रांति से देखो, इससे ये प्रेरणा ले लिया, अमेरिका इससे सीखा और फ्रांसीसी अमेरिका से सीख लिया कि चलो ठीक है। इससे प्रेरणा लेकर के 1789 में, देखो ये 1787 में हुआ ना संविधान, 2 साल के बाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति भी, फ्रांस में भी क्रांति हो गई। फ्रांस में क्या हुआ, उस समय फ्रांस में मध्य वर्ग का पर्याप्त महत्व हो गया था। ये मध्य वर्ग क्या होता है, मिडिल क्लास। देखो आमतौर पर समाज में 2 ही तरह के लोग पहले होते थे, या तो एक अमीर वर्ग या फिर एक गरीब वर्ग। ये मध्य वर्ग ना बीच का होता है क्लास। मतलब क्या, एक ऐसे वर्ग जो कि बिल्कुल गरीब भी नहीं है और ना ही अमीर भी है, वो क्या है, बीच का है। वो मध्य वर्ग कैसे बना, अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपने एजुकेशन की वजह से, अपनी शिक्षा की वजह से, अपनी बौद्धिक चेतना की वजह से। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग का जो समूह होता है वही क्या कहलाता है आमतौर पे, मध्य वर्ग। आज जो सिविल सर्विस में जितने सारे जो लोग देख रहे हो वो क्या है, मध्य वर्ग ही तो है, पढ़े लिखे लोगों का समूह। देखो एजुकेशन का अगर अच्छा स्थिति देखना हो तो ना ज़्यादा गरीब लोगों में है और ना ही बहुत ज़्यादा अमीर लोग। तो ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन लोग होता है, मध्य वर्ग, यानी कि मिडिल क्लास के लोग, ना ज़्यादा अमीर है ना ज़्यादा गरीब है। तो फ्रांस में धीरे धीरे जब एजुकेशन की स्थिति बढ़ी, देखो फ्रांस में जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा तो मध्य वर्ग का विकास होने लगा। अच्छा ये मध्य वर्ग क्या करेगा, देखो मध्य वर्ग जो होता है ना, किसी भी देश और किसी भी समाज में सबसे ज़्यादा क्रांति वही करता है। कौन, मध्य वर्ग। मध्य वर्ग लोगों को जागरूक करेगा। जैसे विवेकानंद भी क्या थे, मध्य वर्ग के लोग थे। लोगों को, आम लोगों को क्या करते चले गए, वो जागरूक करते चले, और उनके जागरूकता की वजह से क्या हुआ, अब लोग धीरे धीरे सड़क पर उतरेंगे। फिर देखो क्या हुआ, उसमें एक व्यक्ति का नाम, महान विचारक, महान चिंतक, उसका नाम क्या है, रूसो। रूसो क्या किया, धीरे धीरे करके वहाँ की सारे पब्लिक को समझाया, एक किया, और क्या किया वहाँ पर, क्या किया, गणतंत्रात्मक पद्धति के लिए, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए वो क्या किया, लोगों को जागरूक किया। और उसके वजह से क्या हुआ, संघर्ष करना पड़ा। अब देखो उस समय का राजा कौन था, उस समय लुई 16। लुई 16 ने इस आंदोलन को उतना महत्व नहीं दिया, बोला रूसो तूसो क्या बकवासी करते रहता है, गणतंत्र लाना है, संविधान लाना है। उसको लगता है बकवासी करा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको कभी ये यकीन ही नहीं हुआ कि मध्य वर्ग जो हमारे लिए इतना बड़ा चुनौती पेश करेगा। और यकीन ये दिला दिया बाद में, जब लुई 16 को लगा कि बस ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है, बस ये लोग तो ऐसे जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा लगाते रहते हैं। उसी टाइम क्या हुआ, ये लुई 16 क्या बोला कि चलो ठीक है, तुम लोग का उतना वैल्यू तो नहीं दे रहे, कुलीन तंत्र और पुरोहित वर्ग को ज़्यादा महत्व दिया। आम जनता को तो वैल्यू दिया ही नहीं। बोला जितने भी जो कुलीन वर्ग है, यानी समझ लो कुलीन वर्ग का मतलब क्या, जो खास करके जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वर्ग जो कहते हैं, ध्यान देना, ये पढ़ा लिखा वर्ग जरूर है लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं सोचता था। मध्य वर्ग, देखो सारे मध्य वर्ग आम लोगों के लिए सोचेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये कुलीन वर्ग के लोग और जो पुरोहित वर्ग के जो लोग थे, देखो आमतौर पे कुलीन तंत्र में पढ़े लिखे लोग भी होते थे और राजा का अपना लोग भी होता है। जो अमीर क्लास का जो लोग होता है, जो अमीर आदमी होता है, वही ने कहलाया कुलीन तंत्र में। अब इन लोगों को क्या किया, बोला कि नहीं, जब भी शासन होगा शासन में हम इन लोगों को रखेंगे, बाकी आम जनता से हम किसी चीज़ के लिए पूछेंगे भी नहीं, सिर्फ मेरे अपने लोग होंगे। जो अमीर क्लास के लोग होंगे केवल वही रहेगा। अब ये इसको ज़्यादा वैल्यू देने लगा। आम जनता समझ चुका था ये हमारी बात को नहीं सुनेगा। तो ऐसे में क्या हुआ, 1789 से 93 यानी कि 4 साल के दौरान जम के विद्रोह किया। अब विद्रोह करके इसको भगाया और उसके बाद यहाँ भी क्या हो जाता है, यहाँ भी लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। तो ये समझ में आया कि इंग्लैंड की क्रांति से कैसे लोकतंत्र आया, अमेरिकी क्रांति से कैसे आया और फ्रांसीसी क्रांति से कैसे आया। तो लोकतंत्र समझ में आया। अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें और है जिसको हम बुक से पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक है, इसको जरा ध्यान से सुनना खाली। इसमें कहता है कि वैसे देखो भारत की जब हम बात करें तो भारत भी एक समय क्या था, पराधीन था, गुलाम थे हम लोग अंग्रेजों के। और अंग्रेज भी जन कि हम लोग भी किन से सीखे, इन्हीं लोगों का जब क्रांति जो पढ़े ना, तब यहाँ के जो सारे जो बहुत बड़े बड़े जो विचारक हैं यहाँ के आम लोगों को बोले कि जब इंग्लैंड में क्रांति हो सकता है, सबसे बड़ी बात है अमेरिका के क्रांति हो सकता है, सबसे ज़्यादा हम लोग इससे सीखे कि चूँकि हम लोग इसके गुलाम थे। और इंग्लैंड वाले भारत वाले लोगों को क्या समझाया कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर हैं। और जैसे अमेरिका इससे आज़ाद हुआ, लोगों को गलतफहमी दूर हो गया, समझ में आ गया ये ताकतवर कुछ नहीं है, आम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो अमेरिकी क्रांति से यहाँ भी हम लोग सीखे और धीरे धीरे क्या किए, हम लोग यहाँ से धीरे धीरे आंदोलन करना शुरू किया। और एक वक्त के बाद क्या हुआ, हम लोग भी आज़ाद हो गए, यहाँ भी क्या हो गए, यहाँ भी लोकतंत्र आया, यहाँ भी संविधान के हिसाब से चीज़ें चलने लगा। तो क्रांति से सीखने, देखो अब आगे देखो क्या लिखता है, कहता है 20वीं सदी के मध्य तक, यानी कि 1900 से लेकर के 1999 की जो बात कह रहा है, 20वीं सदी के मध्य तक, मध्य कह रहे हैं 1950 के आसपास के लोग, मध्य तक यानी कि जिस समय हम लोग आज़ाद हुए तो 1947 के आसपास, कहता विश्व के लगभग सभी देशों में लोकतंत्र और संविधानवाद स्थापित हो चुका था। अफ्रीका के अंतिम देखो अफ्रीका भी लास्ट टाइम तक गुलाम था और अफ्रीका भी धीरे धीरे 1950 के आसपास क्या होने लगा, आज़ादी पाने लगा।
कहता अफ्रीका के अंतिम उपनिवेश भी इस दौर में स्वतंत्र हो रहे थे। उसके बाद भी कुछ देशों में राजतंत्र या अधिनायक तंत्र बना रहा। जैसे कुछ देश में 1950 के बाद भी वो लोग हाल फिलहाल तक, नेपाल तो हाल फिलहाल वहाँ पे राजतंत्र चलता था। जैसे कौन कौन सा देश? नेपाल, भूटान, सीरिया, यमन, लीबिया और ब्रुनोई जैसे देश तब भी गुलाम बने रहे, 1950 के बाद भी बने रहे। हाल के वर्षों में सूचना क्रांति के कारण, क्योंकि अब तो सूचना की क्रांति है। सूचना क्रांति का मतलब क्या? सब जगह इंटरनेट अवेलेबल है, पूरा दुनिया का सबको खबर पता चलता है अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, दूसरे देश में क्या चल रहा है। अब तो जैसे कि वेगनिज्म की जो बात करते, जो वीगन की जो बात करते हैं, ये क्या है? दुनिया में सब लोगों को पता था इसके बारे में नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि सूचना की क्रांति इतना ज़बरदस्त है, इंटरनेट का ऐसा विस्तार है, अब कहीं पर कोई भी घटना घटेगा अब सभी लोगों को अच्छे से पता चल जाता है। ठीक है, तो जैसे अभी वर्तमान में सीरिया में विद्रोह देख रहे हो ना, सीरिया में विद्रोह दिख रहा है, लीबिया और यमन में भी लोग विद्रोह कर रहे हैं। किसके खिलाफ? वहाँ के राजा के खिलाफ, वहाँ के शासन के खिलाफ। क्यों? वो कहती है कि हमको यहाँ भी क्या चाहिए? हमको यहाँ भी लोकतंत्र चाहिए, यहाँ भी एक संविधान होना चाहिए, वैसा संविधान जो आम लोगों के लिए बना हो। तो धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी, अब खास करके अब चीन में भी तुम देखना, चीन में भी बहुत सारे क्रांति हुआ है, जापान में भी बहुत सारा क्रांति हुआ है। ऐसे तमाम जगह पर से सब जगह जब ओवरव्यू जब करोगे तो देखना तकरीबन हर एक देश क्या चाहता है कि लोकतंत्र यहाँ पर हो, और लोकतंत्र हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी। देखो लोकतंत्र के बारे में अंतिम शब्द हम बस ये कहना चाहेंगे, लोकतंत्र को हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये दुनिया में सबसे अच्छा शासन है। ध्यान रखना हम क्या बोल रहे हैं, फिर से समझो, दुनिया का सबसे अच्छा शासन लोकतंत्र ही है, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जो दुनिया में तमाम तरह के जो शासन व्यवस्था चल रहा है उसमें लोकतंत्र सबसे अच्छा है, ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र और संविधान दोनों ही हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। और जो हमारा अगला जो वीडियो होगा हम वो बताएंगे कि लोकतंत्र, हम क्या बोले अभी कि लोकतंत्र को हम ये नहीं कह सकते कि सबसे अच्छा शासन है, लेकिन जो पॉपुलर जो चल रहा है उसमें सबसे अच्छा है। तो लोकतंत्र में या फिर संविधानवाद में ही आखिर खामी भी तो बहुत कुछ है। इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसी चीज़ पे पढ़ेंगे। आखिर इतनी अच्छी अच्छी बातें देखें, कैसे संविधान का विकास हुआ, संविधान में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी जाने, लेकिन कुछ खामियां भी है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी सुझाव हो, कुछ भी अगर बताना हो, उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके सुझाव दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को अगले वीडियो में हम लोग शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पूछना हो आप लोग कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इतना रहने थे। थैंक यू।